राजनीतिक दल जो इस तरह से उठापटक मचाए हुए हैं, देखिए यह बात निस्संदेह कही जा सकती है कि कोई अकेला एकदम सादा सफ़ेद नहीं हो सकता है, दाग सबके कुर्ते पर है ना। तो अब जिस तरह से आजकल का माहौल चल रहा है, कहीं न कहीं उस पर जो है एक प्रश्न है। तो मीडिया जो एक तरफ से कुछ हैं चैनल जो पूरी तरह से यह बता रहे हैं कि जितने भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं वो सही पड़ रहे हैं और वही पार्टी गलत है। तो मैंने मीडिया पर लिखा था, देखिएगा, मीडिया बात अब जनता की कहाँ करती, मीडिया बात अब जनता की कहाँ करती, रोई धोई हुई सबकी कहानी कि हमरे वोटवा क कीमत पहचान नेताजी, हमरे वोटवा के कीमत पहचान नेताजी, जितला बाद तनी हम जिन बेसार नेताजी। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर का एक कुकरियावा गांव है और यहाँ साहित्य के क्षेत्र में योगिनी काजोल पाठक एक अपना मुकाम बना रही हैं। आज हम उनके गांव आए हैं उनसे बात करने के किस तरह से उनका ये साहित्य में रुझान हुआ और किस तरह से अपने एक मुकाम को पाने की तरफ बढ़ रही हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि क्या कुछ उनके चल रहा है। नमस्ते भैया, बहुत बहुत आभार कि आप हमारे यहाँ आए और आपने मुझे इतना मान दिया। मैं योगिनी काजोल पाठक आपके सभी दर्शकों के, हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम योगिनी काजोल पाठक, जौनपुर कुकरियावा गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा साहित्य का क्षेत्र लगभग 8 साल का हो चला है धीरे धीरे, और इस क्षेत्र में मैंने जो भी हासिल किया प्रभु की कृपा से, माँ वीणा वादिनी की कृपा से जो हासिल किया, उसका पूरा श्रेय लगभग तो मेरे परिस्थितियों या फिर कहें वियोग को जाता है, जो एक पिता वियोग का मुख्य कारण रहा था। आज के लगभग 8 साल पहले मेरे पिताजी अचानक जो है घर आते हुए ट्रेन में एक्सपायर कर गए थे। तो वहाँ से मेरे साहित्यिक सफ़र की शुरुआत हुई। तब मुझे मालूम भी नहीं था कि लिखते कैसे हैं, और तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जो लिख रही हूँ वो साहित्य है और उसका इतना स्थान है लोगों में। धीरे धीरे इस लिखने के बाद, कुछ लोगों को सुनाने के बाद पता चला कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और लोग इसको बहुत प्रेम देते हैं। शायद वही माध्यम है कि आज आप सब मेरे यहाँ तक चल के आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। अब तक आपने जो कई जगह कई बड़े चैनल पे, जैसे साहित्य आज तक के चैनल पे आपने कहा, कौन सा आपकी जो साहित्य की जो यात्रा है इसमें कौन सा सबसे हिट रहा है? मैं अभी तक मेरा सबसे हिट प्रोग्राम वाह भाई वाह रहा है, जो शैलेश लोढ़ा जी आप सभी परिचित होंगे। उनका जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो आता है, उनका सिमारो टीवी पर, नेशनल टीवी पर एक शो आता था वाह भाई वाह। आज 1 साल हो गया उस प्रोग्राम को किए, मई में स्टार्ट हुआ था वो प्रोग्राम। उसका एक गाना था, रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। वैसे तो वहाँ मैंने 2 गीत गाए थे और दोनों पिता पर थे। एक था, एक नन्ही सी हथेली को हाथ बनाकर चल दिए पिताजी वही हाथ छुड़ाकर। उसके बाद जो दूसरा एपिसोड था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लोगों से उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेम मिला। वो यही था कि रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। और इस गीत को लोगों ने इतना सुना और इतना सराहा कि जितने लोग भी मुझसे मिले उन्होंने बस यही कहा कि ऐसे भाव और ये चीज़ें जो मिलती हैं, व्यक्ति होती है, व्यंजना होती है, उसका सही अर्थ मालूम लोगों ने किया और लोग मेरे साथ भावुक हुए। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी जी। कुछ 2 लाइनें उसमें रे बाबा वाला, मैं रे बाबा तेरे लाडली का 2 लाइनें गुनगुनाऊंगी। उसका आखिर का लाइन है, मैं पहले उसका मुखड़ा गाऊंगी, फिर मैं उसके आखिर का लाइन आपको सुनाऊंगी। सुनिएगा कि रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी, तुम ना होगे साथ तो, तुम ना होगे साथ तो वो कैसे पिय घर जाएगी। रे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। और इसका आखिरी लाइन सुनिएगा। हो सकता है मैं आगे आपको ये गीत पूरा सुनाऊँ, आपके चैनल पर रखूँ। आप भावुक हो रहे हैं, मेरे लिए यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही थी कि मैंने जहाँ इसे पढ़ा लोग बहुत भावुक है। इसका आखिरी लाइन सुनिएगा। एक बेटी जब ब्याही जाती है और जब उसका पिता साथ नहीं होता है तो उसे क्या दुख होता है, जो अपने जीवन की गृहस्थ जीवन की शुरुआत कर रही है और उसके जीवन में यह अभाव है कि उसके पिता उसके साथ नहीं हैं। तो वहाँ पर वो खुशी किस तरह से चुभती है, देखिएगा कि कैसे हुए बेदर्दी तुम ना हाल हमारा जाने,
कैसे हुए बेदर्दी तुम ना हाल हमारा जाने, साथ नहीं हो तुम हमारे दिल ये कैसे माने। मेरी सारी खुशियों को, मेरी सारी खुशियों को तेरी कमी ही आग लगाएगी रे बाबा, तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। हे बाबा तेरी लाडली बिन तेरे ब्याही जाएगी। ये गीत था जो कि लोगों ने बहुत सुना और मेरे दर्द में सब शामिल हुए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। किसी भी लेखक का, किसी भी सिंगर की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उनको सुनने वाले उनके साथ शामिल हो जाएं और उस दर्द को सुने। तो लोग मेरे साथ शामिल हुए। मेरे पास कितने IAS PCS के फ़ोन आए कि बेटा ये जो तुमने गाया है ये बहुत ही बड़ी वेदना है, शायद इसको सब व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जो तुमने व्यक्त किया है शायद इकलौता व्यक्त किया है। तो ये उपलब्धि रही है मेरी। अभी आप मौजूदा समय में आपकी पढ़ाई लिखाई यहाँ TD कॉलेज से जी हुई जी है? जी। अभी तो मैं कॉमर्स से मैंने जो है PG किया हुआ है, MCOM किया हुआ है, लेकिन साहित्य में रुझान होने की वजह से मन किया कि मैं थोड़ा हिंदी को और जानूँ। तो हमारे ही बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज TD कॉलेज से मैं यहाँ पर MA कर रही हूँ हिंदी से, जिसका भी पेपर 16 तारीख से भी स्टार्ट है। तो उसकी भी तैयारियाँ जारी हैं और शिक्षा लगातार चल रही है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियाँ भी चल रही हैं। बस आगे किस्मत के ऊपर है, संघर्ष को विराम शायद कभी मिल ही जाएगा। कहीं आप दूसरे प्रदेश में जॉब भी कर रही हैं? जी जी, मैं बिहार में एक संस्थान में जॉब कर रही हूँ और बस जॉब वहाँ चल रही है। यहाँ पे आप अब जैसा कि जानकारी हुई है कि आपके बड़ी बहन की शादी भी है। जी जी, आज शादी 20 के अवसर पे आप जी यहाँ जी, पे घर पे हैं। हाँ हाँ, बस क्या शादी के कुछ माहौल है घर पे इस तरह का? जी जी, बिल्कुल माहौल है। आप ये जानिए कि हर दूसरे दिन या फिर हम ये कहेंगे कि हर शाम में जब हम किसी चीज़ की तैयारी करके आते हैं, जब कुछ हमें महसूस होता है तो ये लगता है कि आज पापा होते तो ये स्थिति ना होती, आज पापा होते तो मुझे ये व्यवस्था ना करनी पड़ती। तो शायद वहीं से ये मनोभाव आए। हमारी बहनों की संख्या ज़्यादा है, मैं 6 बहनें हूँ, जिसमें से पिताजी ने 2 बहनों की शादी कर दी थी और 4 बहनें हम रह गए थे और एक मेरा भाई जो मुझसे छोटा है, 6वें नंबर पर भाई है, उसके बाद एक सिस्टर है। तो ऐसी परिस्थिति आप समझ सकते हैं। परिवार मेरा जॉइंट फैमिली है, सब जो है बहुत सहयोगी हैं, लेकिन अपना संघर्ष सिर्फ अपना होता है, उसे सिर्फ हम जीते हैं। कोई आपके कंधे पर हाथ धर सकता है लेकिन आपके थाल में रोटी नहीं परोस सकता है। और इस चीज़ के लिए हम पूरी तरह से कर्तव्यशील रहे कि हमने अपना कार्य भी किया और धीरे धीरे बहुत ही, ये समझिए कि ज़मीन की लड़ाई अब जा कर के कमर तक आई है और अभी सिर तक पहुंचाने के लिए कम से कम उसमें 10 साल का समय लगने वाला है। फिर भी ये संघर्ष की यात्रा चल रही है और आगे सिस्टर की शादी है, बस उसी में आगे का सिलसिला जारी है। यही जीवन है। एक आपका और गीत है हथेली पे कुछ जी इस जी तरह जी, का? ये गीत था असल में जब अचानक मैं बैठी थी, दोपहर का समय था और मैं यूँ कहूँगी एक घर की साधारण सी लड़की हूँ मैं, तो मैं अपने घर में पोछा लगा रही थी। तो एक साहित्यिक मन कैसा होता है ये देखिएगा। उसमें जो है पोछा लगाते वक्त मेरे हाथ में थोड़ा सा खरोच आ गया। अच्छा, वो मैं अपना हाथ देखने लगी और ये कलाकार मन अचानक मेरे हथेली में जब चोट लगी तो मैंने देखा कि मेरी हथेली जो है, मुझे लगे कि मेरी हथेलियाँ कितनी बड़ी हो गई हैं, अब मैं कुछ करने के लायक हो गई हूँ। तो फिर मुझे पिताजी आता है कि पिताजी ने बहुत छोटा सा मुझे पैदा किया, यहाँ तक लेकर आए और फिर अचानक चले गए। इस तरह से छोड़कर चले गए कि आज संघर्ष के इतने दिन देखने पड़ रहे हैं। वहाँ से क्या भाव आए हैं सुनिएगा कि एक नन्ही सी हथेली, एक नन्ही सी हथेली को हाथ बनाकर, एक नन्ही सी हथेली को हाथ बनाकर चल दिए पिताजी वही हाथ छुड़ा कर। आते नहीं नज़र, आते नहीं नज़र वो पूरे घर में कहीं भी, आते नहीं नज़र वो पूरे घर में कहीं भी। जा बैठे हैं न जाने कहाँ नजरें बचा कर, एक नन्ही सी हथेली। ये गीत था, ये काफ़ी लंबा गीत है, 5 बंधों का गीत है। तो ये उस समय का मनोभाव रहा था। आगे समय मिलेगा तो मैं इसे पूरा कर दूंगी और आप कहें तो अभी कर दो।
नहीं, और बताइए आगे आप का क्या सपना है वो? देखिए सर, अभी तो मैं अपने बाहरी क्षेत्रों में बहुत जाने गई। आप ये जानिए कि हमारे आसपास के ज़िले जैसे बनारस हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, सुल्तानपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सुना और बहुत सराहा। लेकिन मुझे हमेशा ये दुख रहा कि मेरे जौनपुर में मैं अपनी वो पहुँच नहीं बना पाई, और ये शायद मेरा बाहर रहने का सिलसिला रहा हो, या फिर मैंने बहुत कोशिश करी हो तब भी मुझे उसका परिणाम नहीं मिला। तो जौनपुर में उतना कुछ सुखद मेरे साथ हुआ नहीं। तो अब तो यही टारगेट है कि मुझे जौनपुर में ये बताना है लोगों को कि मेरा जौनपुर कमज़ोर नहीं है। यहाँ एक से एक हुनर पलते हैं। ये सिराजे हिंद सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं है, सिर्फ IAS PCS के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि मेरा जो जौनपुर है ये हर एक क्षेत्र में इतना प्रगतिशील है और इतना बेहतरीन है कि आप चाहे जो भी बात करें, हम सर्वदा सर्वोच्च रहें। तो अभी तो जौनपुर है टारगेट। अभी जौनपुर में किले पर एक जौनपुर महोत्सव का कार्यक्रम हुआ था। जी जी, उसमें आपसे संपर्क किया गया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया, और इसी बात का दुख है। मेरी जानकारी में मैं लगभग यहाँ 1 महीने से रह रही हूँ। वैसे तो आना जाना नहीं है, ऐसा तो नहीं होता कि जौनपुर में क्या हो रहा है न पता चले, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम हुए, कभी किसी ने वो स्थान नहीं दिया। बीच में एक पूर्वांचल महोत्सव हुआ था जहाँ पर कवियों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा। दुर्भाग्य की बात रही कि वहाँ मैं भी गई, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई और मुझे बहुत दुखे मन से वापस होना पड़ा, क्योंकि मैंने ये देखा कि साहित्य के लिए जो हमारे सृजन का सबसे बड़ा माध्यम है, जो मुझे एक बौद्धिक क्षमता वाला इंसान बनाती है, जो हमें ये सिखाती है कि जीवन जिया कैसे जाता है, नैतिकता क्या होती है, उससे साहित्य का स्थान आज जौनपुर में बहुत ख़राब है। इसलिए अभी तो यही करना है कि जौनपुर में साहित्य को फिर से ज़िंदा करना है और उसे आगे लेकर के चलना है, और उसके लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़नी होगी लड़ी जाएंगी। वो चाहे बहुत संघर्षशील हो, लंबा हो, लेकिन उसका परिणाम देखना है और सुखद देखना है। कुछ राजनीतिक गाने भी आप? जी जी जी, राजनीतिक एक गीत मैंने अभी पिछले साल ठंडी में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो मैंने लिखा था। तो आज भी चुनावी माहौल है, तो मैं चाहूँगी कि उसकी 2 लाइनें मैं सुनाऊँ आपको। लोक साहित्य में मैंने उसे लिखा है, सुनिएगा कि हमरे वोटवा क कीमत पहचान नेताजी, हमरे वोटवा क कीमत पहचान नेताजी, जितला बाद तनी हम जिन बेसार नेताजी, हो जितला बाद तनी हम जिन बेसार नेताजी। चुनाव पे एक गीत जो है कि हमरे वोटवा क कीमत पहचान नेताजी, हमरे वोटवा के कीमत पहचान नेताजी, जितला बाद तनी हम जिन बेसार नेताजी, हो जितला बाद तनी हम जिन बेसार नेताजी, मनवा में आस लैके दे लोग वोटवा, मनवा में आस लैके देवे लोग वोटवा, प्रचरवा के बेरिया खींचवैल खूब फोटवा, प्रचरवा के दैया खींचवैल खूब फोटवा, बाद जितला नताई गुड़ न पसार नेताजी, जितला बाद तनी हम जिन भी सार नेताजी, हो जितला बाद तनी हम जिन बिसार नेताजी। अच्छा, मौजूदा समय में जो उठापटक चल रही है राजनीतिक, जी जी, एक जैसे ईडी और सीबीआई जी, के जी, दुरुपयोग बिल्कुल, का जो अलग लगता भी रहता है आरोप और सामने दिख भी रहा जी है, जी जी जी, जरा सा कुछ होता है तो इतना टाइमिंग तो नहीं हो सकती कि कोई आज कुछ कर रहा है तो फिर उसके यहाँ ईडी आ जाए, फिर जी जी जी, और या इसमें कोई गड़बड़ी किया है तो फिर उसमें पार्टी में चला जा रहा है तो एकदम झक सफ़ेदी आ जा रही है। जी। तो इस पर कोई आपने गीत लिखा है क्या? ईडी सीबीआई के जो इस तरह के चैनल चल रहे देखिए, हैं इस तरह अब से? ईडी सीबीआई पर तो मैंने नहीं लिखा था, लेकिन चौथे स्तंभ पर मैंने ज़रूर लिखा है। अच्छा। और उसका मुख्य कारण ये है, मीडिया पर चौथा स्तंभ हमारे देश का मीडिया है। उसके लिए यह कहा जाता है कि मीडिया अगर साथ दे तो राजनीतिक दल जो इस तरह से उठापटक मचाए हुए हैं, देखिए यह बात निस्संदेह कही जा सकती है कि कोई अकेला एकदम सादा सफ़ेद नहीं हो सकता है, दाग सबके कुर्ते पर है ना। तो अब जिस तरह से आजकल का माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं उस पर जो है एक प्रश्न है। तो मीडिया जो एक तरफ से कुछ हैं चैनल जो पूरी तरह से यह बता रहे हैं कि जितने भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं वो सही पड़ रहे हैं और वही पार्टी गलत है, तो मैंने मीडिया पर लिखा था, देखिएगा
कि चौथे स्तंभ की बिगड़ी कहानी, आजकल चर्चे में नहीं दाना पानी। मीडिया बात अब जनता की कहाँ करती, मीडिया बात अब जनता की कहाँ करती, रोई धोई हुई सबकी कहानी। चौथे स्तंभ की बिगड़ी कहानी, आजकल चर्चे में कहाँ दाना पानी। ये बात इसलिए है कि जहाँ पर मीडिया को यह बताना चाहिए कि जनता क्या जूझ रही है, जनता की स्थिति क्या आ रही है। मुख्तार अंसारी मारा गया, केजरीवाल पकड़े गए और हेमंत सोरेन के साथ फलाना काम हो गया। इन सब चीज़ों में फंसी हुई मीडिया धरातल पर यह नहीं देख पा रही है कि असल में स्थिति क्या है। और दूसरी चीज़ है, किसी पार्टी का नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, अपनी मेरे अभी आज तक पहुँच नहीं बनी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कभी अपने मैंने पहुँच बनाई तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कोई एक पक्षीय गलत नहीं हो सकता। आज इस समय ईडी की और विभिन्न प्रकार की जो भी हमारी कंपनियाँ जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनका किसी एक ही तरफ ध्यान जाना ये गलत है। तो बस यही मीडिया के मैंने लिखा था। अभी ईडी और चुनाव पर तो मैंने कुछ ऐसा विशेष नहीं लिखा है, कभी लिखेंगे तो ज़रूर हम आपको सुनाएंगे। नेताओं पर जिस तरह से चल रहा है, जैसे अब एक आप देख रहे होंगे कि 2 सिटिंग मुख्यमंत्री सोरेन और अरविंद केजरीवाल चले गए। अब रामलीला के मैदान में आपने देखा होगा, और अगर खबरों में आप थोड़ा सा ध्यान दें होंगे तो दोनों मुख्यमंत्रियों के पत्नी जो है, जिनका कहीं अब तक नामो निशान नहीं था राजनीति में, एज ए मुख्य सीएम की वाइफ के तौर पे ही उनकी पहचान थी, अब वो कहीं न कहीं मंच पे आ गई हैं। तो एक महिलाओं की एक संख्या जैसे इस पूरे जो सिनेरियो है, जो परिस्थितियां हैं वो एक तरह से पैदा हो रही हैं, तो वो भी सामने आ रही हैं। उसको महिलाओं को मोर्चा संभालना पड़ रहा है, उनकी पत्नियों को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। ये जो राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई, इसके लेकर के आप महिलाओं को क्या कहेंगे? जो बिल्कुल देखिए, महिलाओं के लिए यह जैसे पिताजी आपके नहीं रहे, आप 6 बहनें हैं, आप लोगों ने परिवार के लिए मोर्चा संभाला एक तरह से, और अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। संघर्षों भरा रास्ता है, लेकिन अब रास्ते पर आप आगे बढ़ रही हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें लगता है कि ये जो पत्नियां थी मुख्यमंत्रियों की, उनको भी आगे आना पड़ रहा है। उनके लिए कुछ उनके लिए तो मेरा कहना यही है कि मैं देखिए किसी राजनीतिक टिप्पणी पर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं एक साहित्यिक मेरा जो है कार्य है, पर मैं महिलाओं को इसलिए उठाना चाहूँगी और उनके बारे में बात करना चाहूँगी कि जो समाज में पुरुषों की स्थिति है, और या फिर ये जो पत्नियां हैं, केजरीवाल की हुई, हेमंत सोरेन की हुई, इनको अचानक से राजनीति में आ जाने से पहले एक तरह से स्थिर होना चाहिए था। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप चाहे हेमंत सोरेन की पार्टी की बात करें और चाहे केजरीवाल की पार्टी की बात करें कि उसमें कोई और स्थिर और बेहतर महिलाएं नहीं थी। तो कहीं न कहीं यह भी एक प्रकार से महिलाओं का शोषण ही है, क्योंकि उसमें आप अगर एक अच्छी महिला को उस पार्टी में देख रहे हो तो कहीं न कहीं जनता के मन में भी बात आएगी कि काबिल तो ये थी। तो सिर्फ पत्नी होने के नाते नहीं, हमें काबिल हो करके लड़ाई लड़नी होगी। सिर्फ महिला रोना धोना करके हमें ऐसे नहीं आना होगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरे संघर्ष की जो स्थिति रही, मैं आपको बताऊं कि मैं 4 बहनें हूँ। मेरी बहनें 2 सामने बैठी थी, आपने देखा। उनसे बड़ी जिनकी शादी हुई है, वो भी बहुत संघर्षशील रही थी, और वो भी एक जॉब वाली लड़की रही थी, उन्होंने भी जॉब किया है, और मेरी एक बहन और जॉब कर रही है। तो हमने कभी ये नहीं किया कि मेरे पास कोई साधन है उसको लेकर के उठ करके चले, और मेरे पास से पावर है इसके मुद्दे कहीं लें। हमने संघर्ष किया, मैंने शिक्षा ली, हम सभी ने शिक्षा ली, और उसके माध्यम से हम आए। तो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लगा कि क्या एक राजनीतिज्ञ की पत्नी भी राजनीतिज्ञ नहीं हो सकती है? तो जो काबिल है वो आए। इसी वजह से दमन होता है कि जब एक सफल महिलाओं को स्थान नहीं मिलता है तो वहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हम महिलाओं का यह भी माध्यम है एक शोषण होने का। तो मेरा बस यही कहना है, और इसमें कुछ खास नहीं। तो जैसा आपने देखा कि आपसे बात हो रही थी योगिनी काजोल पाठक जी से, और हमें लगता है कि अब मेरी शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत कि आप और तरक्की करें और आगे बढ़ें। और इसी के साथ हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।